साइकिल है। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, फिर इसके बाद मैंने बोला कि नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर पे होगा। मैंने बताया था कि जीनोम क्या है, और मैंने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल जो है, उस सेल में जो सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, single set of chromosome of any cell is known as genome। ठीक है, इसको आप वो जीनोम बोलते हैं। ये ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही चीज मैंने बोली। हाँ सर। तो अब इसमें कुछ एक्चुअली इस चैप्टर में हमको कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जीनोम, मतलब नंबर ऑफ जीनोम के बेस पे सेल को आप क्लासिफाई कर सकते हो, लाइक हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ठीक है, इस तरह से। तो कुछ चीजें हम जरा सा नोट डाउन कर लेते हैं। लिख दो, on the basis of number of जीनोम, जीनोम के नंबर के बेस पे, ठीक है, cells can be classified as हैप्लॉइड। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हैप्लॉइड में कितने होते हैं। डिप्लॉइड आप आगे लिखते जाओ, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, व्हाटएवर, ठीक है। एक और बात करते हैं, कि जो एक स्पीसीज होती है, स्पीसीज जानते हो क्या है? व्हाट इज स्पीसीज? डिफाइन। नहीं आते? स्पीसीज क्या है नहीं पता आपको? तो पता है पर डेफिनेशन नहीं पता। देखो, ग्रुप ऑफ members that can interbreed, इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा जो है ग्रुप्स जो है मेंबर्स का, या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे कर, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कर लो अगर आपको, और उसमें जाना, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, तो आप उसको स्पीसीज बोलो। ये एक अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर ने ये डेफिनेशन दी थी स्पीसीज को डिफाइन करने की, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, उनको आप बोलेंगे ये स्पीसीज। मैं स्पीसीज क्यों डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे? इस वजह से कि जो बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
number of chromosome in any species. In any species, वो क्या होंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो जिस कहीं का भी ह्यूमन उठा लो, तो चाहे एशिया का हो, चाहे यूरोपियन कंट्री का हो, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हो, ठीक है, कहीं का भी आप उठा लो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट। मतलब कि जो 46, ये जो क्रोमोसोम नंबर है, ये क्रोमोसोम नंबर बेसिकली क्या होगा? ह्यूमन को डिफाइन करेगा। कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। एंड अगर आप डिफरेंट स्पीसीज, या आप इसको और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी कांस्टेंट इन ऑल मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट विल बी कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। जितने भी मेंबर हैं एक स्पीसीज के, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट रहेगा। बट जो डिफरेंट स्पीसीज है उनमें क्या होगा? डिफरेंट होगा हाँ, नंबर डिफरेंट। ऑफ क्रोमोसोम। डिफरेंट स्पीसीज हैव वेरिएबल, लिख लो, हैव वेरिएबल क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर जो है डिफरेंट स्पीसीज में वो वेरिएबल होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं। एक और इम्पोर्टेंट, ह्यूमंस को पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ह्यूमन है, इसके अंदर आपको पता है कितने क्रोमोसोम? 46। 46। इसको आप ये भी बोलते हैं 23 पेयर। ठीक है। अब ये जो 23 पेयर है, मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम, फिर सेकंड क्रोमोसोम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सो ऑन, 23rd। ठीक है। इसको अगर आप, ये वाला क्रोमोसोम कभी इसके सिमिलर नहीं हो सकता, मतलब ये क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम से एक दूसरे के सिमिलर नहीं होगा, कहने का मतलब ये, ऐसा है कि नहीं? हाँ सर। भाई ये जो 23rd मैंने ये लिख दिया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल जीनोम या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई। हाँ। 1 से लेके 23, जो 23 है, ये आपको एक गैमीट के अंदर मिलेगा, और गैमीट के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नो टू क्रोमोसोम्स ऑफ ए स्पीसीज, या नो टू क्रोमोसोम ऑफ अ जीनोम will be similar। समझ में आ रही बात? हाँ सर। कि दो क्रोमोसोम्स जो एक जीनोम के हैं वो कभी सिमिलर नहीं होंगे, और अगर सिमिलर है तो वो क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। ठीक है। मतलब कहने का कि उस, ये भी इंडिकेशन है कि इस तरह से बोल दिया जाए कि एक सेल है जिसके अंदर 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं,
2 सिमिलर क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, तो उन 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कभी एक जीनोम के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कभी भी एक जीनोम में नहीं प्रेजेंट होंगे। ये मेरी बात दोहरा लो आप अपने दिमाग में कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कभी भी एक जीनोम में नहीं प्रेजेंट होंगे। पार्ट ऑफ डिफरेंट जीनोम। ये गलत तो नहीं है स्टेटमेंट? नहीं ये सही स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये डिफरेंट जीनोम के पार्ट हैं, सेम जीनोम के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेम जीनोम, या इस तरह से लिखो, सिंगल जीनोम के अंदर क्या नहीं है? कैन नॉट हैव क्या? सिमिलर, सॉरी, कैन हैव सिमिलर क्रोमोसोम। यही तो अभी लिखा है ना स्टेटमेंट। हाँ सर। तो ये बच्चे छोटी छोटी चीजें हैं, इनको दिमाग में आप बना के रखो, यहीं से आपका इमेजिनेशन डेवलप। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई बोल दिया जाए कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हेप्लॉइड तो नहीं। क्या मैं गलत हूं? नहीं सर। बात समझ में आ रही है मैं जो समझाना चाह रहा हूं? हाँ 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 सर। ठीक है, तो कॉपी करो और आगे बढ़ो। अब 2 टर्म और पढ़ने हैं, एक है एन वैल्यू और दूसरी है सी वैल्यू। याद रखना, जब भी इन टर्म्स की बात की जाएगी, कौन कौन से टर्म है? एन वैल्यू एंड सी वैल्यू। जब भी इन टर्म्स की बात करेंगे, ये टर्म्स बेसिकली किसके लिए होंगे? फॉर सिंगल जीनोम, या आप बोल सकते हो फॉर अ जीनोम। ये टर्म किसके लिए होंगे? सिंगल जीनोम। एन वैल्यू है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एन वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिंगल जीनोम। एक सिंगल जीनोम के अंदर एक सिंगल जीनोम के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एन वैल्यू। और सी वैल्यू क्या है? डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट ऑफ अ हैप्लॉइड सेल। एक हैप्लॉइड सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। या तो इसको थोड़ा सा टोटल लिख लो बच्चे, तो ज्यादा और स्पष्ट हो जाएगा आप लोग। टोटल डीएनए कंटेंट या ऑल डीएनए कंटेंट ऑफ अ हैप्लॉइड सेल, ये मत बोल, ये मत बोल। ठीक है, सिंगल हैप्लॉइड सेल के अंदर कितने जीनोम? सिंगल जीनोम। ठीक है, तो एन वैल्यू क्या है, सी वैल्यू क्या है, कंफ्यूज मत हो। एन वैल्यू क्या है? एनसीईआरटी पे आपके एन वैल्यू के बारे में डायरेक्ट नहीं है, बट क्वेश्चंस देखोगे वहां पे जो एक्सरसाइजेस दी होती है तो वहां पे एन वैल्यू के बारे में। ठीक है,
तो सी वैल्यू क्या है, एक हैप्लॉइड सेल के अंदर जो टोटल डीएनए कंटेंट है, या आप ये बोल सकते हो कि सिंगल जीनोम का जो कंटेंट, डीएनए कंटेंट है, उसी को बोलते हैं सी वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आता है एन बाई सी रेशियो। ठीक है, इसको बच्चे मैं कैविस्माल से लिखूंगा यहाँ पे, एन बाई सी रेशियो, मतलब कि एन वैल्यू डिवाइडेड बाई सी वैल्यू, ये रेशियो देखेंगे। सर एन बाई सी वैल्यू मतलब? बताता हूँ, एक मिनट। अब इसमें कुछ मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई बताना चाहिए। सिंपल सा एक रेशियो है जहाँ पे एन वैल्यू और सी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। कुछ बताने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं। आगे कहाँ पे आएगा आप देख लोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा उस समय कि क्यों मैं यहाँ पे एन बाई सी रेशियो बता रहा हूँ। क्या बताने जा रहा था, हाँ, अच्छा इनको अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये जो चीजें बताई, जब मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगा तो मैं सेल साइकिल में आपको लेके आऊंगा यहाँ कि किस तरह से एन वैल्यू और सी वैल्यू चेंज हो रही है ड्यूरिंग सेल साइकिल। अभी हम आ जाते हैं सेल साइकिल, अभी हम आ जाते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल क्या है? All events taking place from beginning of one cell cycle beginning of one cell cycle to beginning of next cell cycle, इसी को बोलते हैं, इज नोन एज सेल साइकिल। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, अब वो जो इवेंट्स हैं वो मैं आपको डिफाइन करूंगा, ये सिंपल डेफिनेशन, ये सिंपल। ठीक है, इसको अभी और भी जो है डिफाइन और भी दूसरी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको भी देख। ये सिंपल है कि जो भी इवेंट्स बेसिकली एक सेल साइकिल से दूसरे सेल साइकिल के बिगिन होने के बीच में, या बोलो जो भी नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं उन्हीं को हम सेल साइकिल। आप इस तरह से भी बोल सकते हो इसको कि साइक्लिकल चेंजेस दैट अकर between formation of two cells from a parent cell, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स के बनने के बीच में जितने भी साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि साइक्लिकल चेंजेस that occur during formation of
daughter cell from parent cell known as cell cycle, उसको सेल साइकिल बोलो। अब ये जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल में आपको दो फेज देखने को मिलते हैं, बट उससे पहले इसको इरेज कर लो, मतलब कॉपी कर लो, फिर मैं इरेज करके आपको समझाता हूँ। कॉपी कर लिया? हाँ सर। ये आपकी सपोज कर लो पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल। पेरेंट सेल क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? सेल ग्रोथ होगी। पहले सेल क्या करेगी? ग्रो करेगी। ग्रो करेगी तो ये अपना साइज इंक्रीज करेगी, अपना साइज इंक्रीज करेगी, और साइज इंक्रीज करने से क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो सेल फिर इसके बाद क्या करेगी? डिवीजन करेगी, या सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन करने से फिर से अपने पेरेंट से सिमिलर दो डॉटर सेल्स, ठीक है। एक स्टेप हो गया सेल ग्रोथ का। किसी का बैकग्राउंड आ रहा है? ठीक है, तो सेल साइकिल के दौरान क्या हो रहा है? सेल ग्रो कर रही है और सेल डिवाइड कर रही है, और उस सेल से जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो फर्दर वही स्टेप फॉलो करती है। यही साइक्लिकल इवेंट्स जो है बार बार होते रहते हैं, यही साइक्लिकल इवेंट्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सेल ग्रोथ वाला फेज है, इसको बोलते हैं इंटरफेज, जो कि दिखाई नहीं देता। और दूसरा डिवीजन फेज, इसको आप क्या बोलते हो? इंटर या इनविजिबल फेज। ऐसा लगता है कि इस दौरान सेल बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज पे, सेल कोई काम नहीं कर रही, बट रियलिटी ये है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, सेल अपना खूब फंक्शन कर रही है। इवन ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल इज हाईली एक्टिव। ठीक है, सेल बहुत एक्टिव स्टेज पे। तो ये एक सिंपल सा, ऐसा इतना सिंपल होता नहीं है, इतना सिंपल होता नहीं है सेल साइकिल। ये एक मैंने चीज बताई आपको कि ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल सबसे पहले क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, बड़ा सेल बनाएगी, फिर इस सेल में डिवीजन हो जाएगा और ये वापस से डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपी करो तो आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल साइकिल हैव टू फेज। लिख दो, सेल साइकिल के अंदर हैव टू फेज। कौन कौन से फेज? इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। इसी डिवीजन फेज को आप एक और बोल सकते हो एम फेज।
ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में, क्योंकि ये जो इंटरफेस है, दिस फेज इज हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव फेज। कॉपी करो। जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो तो सेल साइकिल में देखते हो आपको इस तरह से एक साइकिल पिक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो है, ये ये जितना है ये इंटरफेस, इंटरफेस। और ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? डिवीजन। ठीक है, अब ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज पे आपको इसको फर्दर डिवाइड किया गया। इंटरफेस को आपने फर्दर डिवाइड किया। ये है G1 फेज, ये है S फेज, और ये है G2 फेज। G1 फेज मोस्टली सबसे बड़ा है, ठीक है, आपको G1 फेज सबसे बड़ा दिखाई देगा। ये जो G1 फेज है, इसका एक और नाम, ये देखो डिवीजन फेज के बाद आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट डिवीजन डिवीजन। फेज का एक और नाम है एम फेज या माइटोटिक फेज। इसको आप पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो गैप फेज 1। ये जो एस फेज है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। और ये जो G2 फेज है, माइटोटिक फेज के पहले होता है, इसलिए इसको कई बार प्री माइटोटिक, पहले हुआ, प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो आप गैप फेज 2। इसको आप बोल सकते हो गैप फेज 2। कॉपी करो इसको। एक मिनट जरा मार्कर फिलअप कर दो, आप कॉपी करो।
आगे बढ़ जाए। हाँ सर। इंटरफेस के बारे में कुछ पॉइंट, इंटरफेस के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ये इंटरफेस को इस तरह से भी बोल देते हैं, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवाइडिंग फेज। दो सक्सेसिव डिवाइडिंग फेज के बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को आप क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और सेल्स जो है अपना 95% टाइम सेल्स स्पेंड 95% ऑफ cell cycle in interface. Interface. ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो फिर भी लिखा दे। लॉन्गेस्ट पेज ऑफ सेल साइकिल। और इंटरफेज के दौरान, इंटरफेज में आपने बोला इसको डिवाइड कर सकते हो 3 फेजेस। कौन कौन से? G1 S G2। बच्चे नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं सर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा हुआ? हाँ हाँ। आगे इसी में लिख लो, इसका कंटिन्यूएशन में, या रुक जाओ। G1 S G2। बाकी मैंने लिखाई दिया कि जीवन को प्री पोस्ट माइटोटिक या गैप फेज 1 बोलते हैं, एस को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और G2 को गैप फेज 2 या प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। पहले भी लिखा चुका हूं, फिर भी लिख लो आप। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का मोस्ट एक्टिव फेज। This phase is also known as invisible phase. Invisible phase और resting phase, because ऐसा लगता था कि सेल कुछ नहीं कर। Previously considered by scientists, ठीक है, बट आज की डेट पे resting phase का बहुत ज्यादा नाम नहीं है। Invisible phase जरूर बोलते हैं क्योंकि जो कुछ हो रहा होता है वो दिखाई नहीं देता। अब जीवन फेज के बारे में देखते हैं। पहले भी बता चुका हूं, इसको क्या बोल रहे हो? पोस्ट माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। ये
मेजर ग्रोथ फेज, सेल के अंदर जो ग्रोथ चल रही है उस ग्रोथ का मेजर पार्ट, मेजर ग्रोथ, सेल के अंदर जो ग्रोथ चल रही है उस ग्रोथ का मेजर पार्ट किसके दौरान हो जाता है? जीवन फेज के दौरान। जितनी भी एस फेज होना है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है बेसिकली, वो सब कहां पे सिंथेसिस हो जाएंगी उनकी? जीवन फेज। मतलब कि जैसे ये डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन होना है, तो यहाँ पे जो एंजाइम वगैरह की लोडिंग है वो पहले ही बिल्कुल तैयार रहे, ठीक है, जो है वो पूरा तैयार रहेगा। तो ये पोस्ट माइटोटिक फेज है जहां पे मेजर ग्रोथ होती है। This phase is also known as pre-synthetic phase। प्री-सिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप पिक्चर देख रहे हो, ये डिवीजन फेज है, इसके अलावा ये आपका जीवन है, ये एस है और ये जी2, ठीक है। तो ये सिंथेटिक फेज, इस फेज के पहले वाला जो फेज है जीवन, ठीक है, इस वजह से इसको प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि सिंथेसिस या रेप्लिकेशन के पहले होता है। इसके दौरान क्या होता है कि सेल्स बिकम डबल इन साइज, सेल्स बिकम डबल इन साइज। ग्रो करके सेल अपना साइज कैसा कर लेती है? डबल कर लेती है। ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन भी इसी के दौरान होता है। ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन, जो ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन है वो जीवन फेज के दौरान होता है। This is the most variable phase of the cell cycle. This is most variable phase of cell cycle, during which most variable phase of the cell cycle, during which cell have to decide whether cell will ओके लिखा है आपने, सेल हैव टू decide आगे का सेंटेंस पूरा नहीं किया बच्चे मैंने, इसमें बहुत घबराहट मत लो, ठीक है। यहाँ पे जीवन है, जीवन, ये जीवन के आगे जो है क्या कहते हैं, सेल साइकिल एस फेज पे जाएगा, या तो एक ऑप्शन ये, या एक स्टेज है G0 स्टेज, इसको एक और नाम देते हैं क्विसेंट स्टेज, G0 स्टेज और क्विसेंट स्टेज।
ठीक है, क्विसेंट स्टेज, या इस फेज को सेल एग्जिट भी बोलते हैं, सेल एग्जिट। ये बच्चा सेल एग्जिट मत बोलो इसको, इसको बोलो जरा एग्जिट फेज, नॉट एग्जिट फेज। ठीक है, तो ये मोस्ट वेरिएबल फेज है सेल साइकिल की, जहां पे सेल को डिसाइड करना होता है whether it will go to the G0 stage or S phase or S phase। देखो यहाँ, ये आपका बेटा 1 मिनट जरा सा होल्ड देना। ओके, तो ये है आपका एम फेज या डिवाइडिंग फेज या डिवीजन फेज वगैरह। ठीक है, एम फेज के एंड पे आपको इस तरह से 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। एक डॉटर सेल्स जो सेल साइकिल पे एंटर की हुई थी, ये वो लास्ट में आपको 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, ये आपका जीवन, ये आपका एस फेज और ये आपका G2 फेज। तो जीवन फेज बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो कि ये सेल साइकिल बेसिकली या तो सेल साइकिल में एंटर कर जाए ये सेल, और या ये क्या करे, यहाँ से एग्जिट हो जाए अपना। तो ये जो एग्जिट फेज है, इसी को बोल रहे हैं G0 स्टेज, इसी को बोल रहे हैं G0 स्टेज। ठीक है, सेल साइकिल से एग्जिट होना G0 स्टेज बोलते हैं। अब ये G0 स्टेज के दौरान सेल क्या करती है, सेल बेसिकली डिफरेंशिएट करती है अपने आप को, डिफरेंशिएट। ठीक है, सेल यहाँ पे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है। अब ये हो सकता है कि सेल की जो एंट्री है G0 स्टेज में वो टेम्परेरी हो या परमानेंट। मतलब कहने का कि जो सेल G0 स्टेज पे गई है वो हो सकता है कि वापस से वो सेल साइकिल में हो सकता है वो सेल साइकिल पे एंटर कर जाए। ठीक है, और नहीं तो डिफरेंशिएट करके सेल अपना सेल साइकिल से एग्जिट कर जाए। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। सर वो G0 फेज तो G1 के फेज के बाद ही होगा ना? हाँ, तो क्या होगा, ओके। इसमें क्या बन रहा है? तो G1 फेज होकर वो एग्जिट कर जाएगा और डिफरेंशिएट करेगा। हाँ, जीवन पे तो ओके जाएगा ही। देखो, ओके। अगर अगर सपोज कर लो ये पेरेंट्स सेल ने 2 डॉटर सेल बनाई, ठीक है, तो ये डॉटर सेल को थोड़ा बहुत सेल ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? हाँ हाँ। और सेल ग्रोथ करेगा तो कहाँ पे होगा, वो जीवन पे G1। होगा।
ओके ओके ठीक है। तो जो G0 स्टेज है वो बेसिकली ड्यूरिंग, आप ये बोल सकते हो कि जीवन स्टेज के बाद G0 स्टेज आता है, या ये भी बोल सकते हो कि ये जीवन स्टेज से गया G0 स्टेज पे, हो सकता है वो वापस से जीवन स्टेज पे आ जाए। ठीक है, Okay. डिपेंडिंग अपॉन जो है क्या कहते हैं कि सेल बेसिकली टेम्परेली उसमें G0 स्टेज पे गई है, टेम्परेरी बेसिकली जो है क्या कहते हैं अपने आप को सेल साइकिल से एग्जिट किया है या परमानेंट एग्जिट किया है। ठीक है, टेम्परेली एग्जिट करेगा, जैसे कि आपको पता है कि कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स, पेरेंकाइमेटस सेल्स, ठीक है, वो क्या करती है, वो डिफरेंशिएट करके डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देती है और वो फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, तो वो क्या है, वो टेम्परेली बेसिकली वो डिफरेंशिएशन से गई। बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, तो G0 स्टेज जो है, इसके दौरान जो सेल साइकिल एग्जिट होता है, सेल एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल से, दिस इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये जो स्टेज है G0 स्टेज, ये मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होती है, cells metabolically active but lost the division capacity। डिवीजन कैपेसिटी उसके अंदर नहीं प्रेजेंट, लॉस्ट द डिवीजन कैपेसिटी। ठीक है, अगर सेल G0 स्टेज पे बताई जा रही है तो उसका मतलब है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, ठीक है, बट इट लॉस्ट द डिवीजन कैपेसिटी। सेल जो है, सेल के अंदर डिवीजन कैपेसिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे न्यूरॉन्स, हार्ट सेल्स, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये आप ध्यान में रखना। G0 स्टेज, जिसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल डिफरेंशिएट कर जाती है। कॉपी करो इसको, आगे बढ़ना है। बैकग्राउंड हटा लो। बच्चे, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप में से किसी का बैकग्राउंड आ रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा कि किसका बैकग्राउंड है। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं, एस फेज, जीवन फेज के बाद एस फेज, जिसको आप सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। सिंथेसिस फेज, और सिंथेसिस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर ड्यूरिंग दिस, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसके दौरान, ठीक है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन है वो होता है।
एक और इम्पोर्टेंट होता है पार्ट, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। बच्चे जितना भी प्रोटीन्स और आरएनए की सिंथेसिस जनरली होनी होती है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड आरएनए सिंथेसिस occurs during G1 phase, बट ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस सिंथेटिक फेज पे होती है, ये सिंथेसिस फेज पे होती है। बात समझ में आ रही है क्या? कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यूरिंग G1 फेज, ज्यादातर प्रोटीन्स किस फेज पे सिंथेसाइज होती हैं? G1 G1 फेज फेज पे। बट हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस किस फेज पे होती है? एस फेज पे। एस फेज। तो चाहे वहां पे लिख लो G1 फेज पे पहले जाके, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग G1 फेज, most of the proteins synthesized during G1 phase. हो गया? हाँ सर। एक और चीज देखो, आप देखो, मैं आपको बोल रहा था कि G1 फेज है। अब G1 फेज के दौरान आप देखो तो n वैल्यू और जो सी वैल्यू, मुझे बताओ, n वैल्यू G1 फेज पे जो सपोज कर लो, एक मिनट इसको जरा सा लिखना कैसे वो सोचो, लिखाना चाहता हूँ किस तरह से लिखूं, एक मिनट होल्ड करो। इसको ऐसे रखो, n तक मान लो कि n है ड्यूरिंग G1 फेज, n वैल्यू, और c वैल्यू कितनी है? c। तो n वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, वो n ही रहेगी, बट c वैल्यू विल बी 2C। समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। क्यों? क्योंकि n वैल्यू कब चेंज हो जाता है? जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ठीक है? बट G1 फेज और S फेज में कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो चेंज हुए नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिमेन सिमिलर, ठीक है? However, the C value, क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, यहाँ पे सपोज कर लो इस तरह से एक उसमें एक जो है क्या कहते हैं क्रोमेटिन पे जाएगा, तो ये बेसिकली अपना कॉपी तैयार कर, एस फेज के दौरान ये अपनी कॉपी तैयार कर लेगी। तो जो सी वैल्यू है, द सी वैल्यू विल बी डबल, इसी वजह से सी वैल्यू क्या हो गई है? डबल हो गई। तो ध्यान रखना कि G1 फेज तक सी वैल्यू कांस्टेंट है, और उसके बाद सी वैल्यू जैसे ही एस फेज होता है वो डबल हो जाती है, और ये फिर से कांस्टेंट रहेगी कब तक? कब तक कांस्टेंट रहेगी? मेटाफेज टीलोफेज बेटा, टीलोफेज। और टेलोफेज। जब टीलोफेज के बाद जैसे साइटोकाइनेसिस होती है, हालांकि होता क्या है कि टीलोफेज के कंप्लीट होते होते साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, टीलोफेज होते होते साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो आप ये बोल सकते हो कि ड्यूरिंग टीलोफेज जो जो ये है 2C, वो वापस से क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, वापस से हाफ हो जाएगा, ठीक है? ओके। वापस से हाफ हो जाएगा। तो मैं अभी बताऊंगा, जब मैं माइटोसिस बताऊंगा तो इनको मैं फिर से डिस्कस करूंगा। आप थोड़ी थोड़ी इमेजिनेशन डेवलप करना स्टार्ट करो एन वैल्यू एंड सी वैल्यू के बारे में, ठीक है? जो एन हाँ। वैल्यू है, एन वैल्यू विल बी सेम, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट,
during and C G1 value will be double. double. चलो आगे बढ़ते हैं। G2 फेज, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट सिंथेटिक फेज, सॉरी G2 फेज को आप प्री सिंथेटिक फेज बोलते हो या नहीं बच्चे? पोस्ट सिंथेटिक फेज বা प्री डिवीजन फेज। सिंथेटिक फेज एंड प्री माइटोटिक फेज या माइटोटिक। तो इसके दौरान क्या होता है? वैसे तो ये भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ये भी फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इसके दौरान भी एक्चुअली सेल साइकिल के दौरान ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, ग्रोथ कंटिन्यूअस, ठीक है? ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यूरिंग सेल साइकिल, but replication is a stage dependent process. It occurs at particular stage, ठीक है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की फेज है। ड्यूरिंग दिस जो रिमेनिंग ग्रोथ रह गई है थोड़ी बहुत, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिमेनिंग ग्रोथ occurs, रिमेनिंग ग्रोथ occurs, ठीक है? जो बची कुची ग्रोथ है वो इसके दौरान होती है G2 फेज के दौरान, ठीक है? फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स required for मेटाफेज, मेटाफेज के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो किस दौरान बनती है? G2 फेज के दौरान बनती है, ठीक है? G2 फेज के दौरान बनती है। कौन सी प्रोटीन है वो जैसे आपकी क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बताया था? स्पिंडल फाइबर का नाम होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो अभी स्टेटमेंट बोला था उसको भी आप लिख ही लो तो बेटर है। लिख दो ड्यूरिंग सेल साइकिल growth is continuous, but replication is stage dependent, ये पर्टिकुलर स्टेज पे ही होगा। किस स्टेज पे? इस पेज पे।
कॉपी हो गया? हाँ सर। इसके बाद आप दूसरा फेज देखिए, इसको आप एम फेज या डिवाइडिंग फेज या डिवीजन फेज एम फेज या डिवीजन फेज। तो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक, या इस तरह से पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, दिस इज द फेज वेयर एक्चुअल डिवीजन है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज actual division of cells। दूसरा क्या है एम फेज या डिवीजन फेज पे? बताओ। This is the most dramatic phase, most dramatic phase of cell cycle। सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ, बात समझ में आ रही? क्यों? हाँ। क्योंकि आप देखोगे ना कि क्रोमोसोम्स में चेंजेस आते हैं खूब सारे, सेल के अंदर जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, फिर रीअपीयर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, फिर रीअपीयर होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। इसके दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग दिस already duplicated chromosome या already duplicated cell content become equally divided। During this already duplicated cell contents equally divided into equally divided दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। हो गया कॉपी? जो एम फेज है डिवीजन फेज, इट स्टार्ट्स विद कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या होता है? फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड देन सेकंड क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज स्टार्ट्स विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है बेसिकली क्या है बताओ? कैरियोकाइनेसिस। और ये है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Division of cytoplasm. So M phase starts with karyokinesis and ends with
साइटोकाइनेसिस, ध्यान में रखना। एक और एक दो पॉइंट और लिख लो, एक दो पॉइंट और लिख लो। जो सेल साइकिल है, it is genetically controlled, genetically controlled phenomena, ठीक है, genetically controlled phenomena। एक और पॉइंट लिख लो, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में ड्यूरेशन बेसिकली वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल बताओ, 24 और ईस्ट से कितना 90 मिनट। बैकग्राउंड शांत करो ना। तो यहाँ से आपका ये खत्म हो गया। एक और चीज देख लो, इसको जरा सा कॉपी कर लो, तो कुछ और एक दो पॉइंट है, बट उसके पहले मैं एक दो मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस। अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज, अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल। मैंने बोला ना, सेल साइकिल क्या है, एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से देख रहे हो, ये आपका सेल साइकिल है, ये डिवीजन फेज है, और ये आपका जीवन है, इतनी बात तो आपके समझ में है ना, ठीक है कि नहीं, इतनी बात समझ में। वो मैं डार्क कर देता हूँ।
ताकि आपको समझ में आए। ये एम फेज, ये आपका एम फेज। तो सेल साइकिल बच्चे जैसे यहाँ से पेरेंट सेल स्टार्ट होती है, यहाँ से ये सेल साइकिल में एंटर कर गई। तो ये अपना जीवन एस फेज एंड G2 फेज इंटरफेज है। यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है, तो ग्रोथ होगी यहाँ पे। तो यहाँ जब वो एस फेज के इस बॉर्डर पे आएगी तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट प्रेजेंट है। इस चेक पॉइंट को बोलते हैं जीवन एस चेक पॉइंट। G1 is check point. जीवन एस चेक पॉइंट। एक और चेक पॉइंट प्रेजेंट है यहाँ, G2M चेक पॉइंट। अभी आपके लेवल पे यही है, ठीक है। एक है जीवन एस चेक पॉइंट, दूसरा है G2M चेक पॉइंट। सेल को चूंकि क्या करना है, सेल का ऑब्जेक्टिव है डिवाइड करके 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाना, ठीक है। 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाएंगे सेल डिवाइड करके। तो यहाँ से सेल पहुंचेगी डिवाइड ग्रो करने का, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो एस फेज है, इस दौरान क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्यूरेट प्रोसेस, बहुत ही एक्यूरेट प्रोसेस है। इसके दौरान कोई भी गड़बड़ी सेल में एबनॉर्मलिटी ले आएगी, इसीलिए मैंने बोला कि इट इज टाइटली रेगुलेटेड जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो सेल जीवन फेज के इस पॉइंट पे जब सेल पहुंच जाती है तो सेल अपने आप को चेक करती है कि मेरे अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं, मैं एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयार हूं या नहीं। बात समझ में आ रहा है? कि जब वो जीवन फेज के एंड पे पहुंच जाती है, ट्रांजिशन ऑफ जीवन एस फेज पे पहुंच जाती है, तो सेल अपने आप को देखती है कि मैं बिल्कुल रेडी हूं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए या नहीं। अगर तो रेडी है तब तो प्रोग्रेशन होगा सेल साइकिल का, अगर रेडी है तो प्रोग्रेशन होगा सेल साइकिल का। मतलब कि जीवन एस चेक पॉइंट अगर क्लियर किया गया, then only cell will progress in S phase, then only cell will progress for S phase, ठीक है। कब? जब जीवन S चेक पॉइंट्स को ओके किया जा रहा है, ठीक है। और अगर जीवन S चेक पॉइंट मतलब सेल इज नॉट रेडी, ठीक है, then cell can't go for DNA replication। तो यहाँ पे सेल को क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। सेल अपने आप को तैयार करेगी, फिर जाके एंट्री। इसी तरह से सेल जब डिवीजन फेज के लिए जा रहे हैं तो उस दौरान फिर से एक मेजर चेक पॉइंट, उसके दौरान फिर से सेल चेक करती है कि क्या सेल एक्चुअली रेडी है डिवीजन के लिए, सेल एक्चुअली रेडी है डिवीजन के लिए। अगर वो एक्चुअली रेडी है देन वो डिवीजन में जाएगी, अदरवाइज इस चेक पॉइंट पे क्या कर ली जाएगी? अरेस्ट कर दिया जाएगा सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल के अंदर देयर आर 2 मेजर चेक पॉइंट्स, मेजर, ये 2 मेजर चेक पॉइंट्स, देयर आर 2 मेजर चेक पॉइंट्स, ठीक है, इन सेल साइकिल। बात समझ में आ रही है? मेजर चेक पॉइंट्स हैं। उस दौरान क्या होता है कि सेल्स अपने आप को चेक करती हैं कि वेदर दे आर रेडी और नॉट। जैसे यहाँ पे वो चेक करेगी, जीवन चेक पॉइंट पे चेक करेगी कि जो है क्या कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो जाने के लिए वो तैयार है या नहीं है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सब तैयार है या नहीं है, वो कहाँ पे चेक होगा? तो आप बोलोगे जीवन चेक पॉइंट। G1 is और डिवीजन फेज के लिए वो सब तैयार है कि नहीं, वो कहाँ पे होगा? G2M चेक। G2M. ओके। एक और चीज है कि जीवन एस चेक पॉइंट सबसे बड़ा चेक पॉइंट, मतलब इन दोनों में से भी सबसे बड़ा चेक पॉइंट कौन है? G1S। जीवन एस, ठीक है, ये सबसे बड़ा, दिस इज द बिगेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट, ठीक है। या बिगेस्ट लिखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट, ठीक है। जो जीवन एस चेक पॉइंट है, दिस जीवन एस चेक पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी याद रखना बच्चे कि अगर सपोज कर लो कि सेल जो है यहाँ से तैयार होते हुए यहाँ पे अपनी ग्रो करते हुए चला, ठीक है, और सेल में जो है क्या कहते हैं जो उसके वो है, मतलब लोडिंग है सेल का लोडिंग करने का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ये टेम्पलेट है, यहाँ पे प्राइमर है, यहाँ पे एंजाइम लोड हो चुका है, ठीक है, फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये लोडिंग हो चुकी है और सेल को पता चल गया कि नहीं मेरे अंदर कोई एबनॉर्मलिटी, तो वो G1S चेक पॉइंट पे अरेस्ट, तो सेल पहले ही अरेस्ट कर ली जाएगी G1S चेक पॉइंट, ठीक है, जबकि लोडिंग हो चुकी है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को स्टॉल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बच्चे, किस फेज पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? G1 फेज। G1 फेज पे, ठीक है। तो आप चाहे लिख लो कि जो डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स occurs during, कब हो रहा है बताओ? G1 फेज। जीवन फेज, ये जीवन फेज के दौरान, ठीक है। तो अगर उस सेल को पता चल गया कि there is abnormality in the cell, then the DNA replication complex will be stalled in G1S checkpoint, ठीक है। वो किस पे रोक दिया जाएगा? G1S चेक पॉइंट। चेक पॉइंट पे रोक दिया जाए। कि ये तो हो गया चेक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कुछ बातें, ठीक है। तो यहाँ से सेल साइकिल का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेल डिवीजन के बारे में, हमको पढ़ना सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। जो डिवाइडिंग फेज या डिवीजन फेज आप सेल साइकिल का पढ़ रहे हो, वहां पे बेसिकली हमको पढ़ना है अब सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में नए लेक्चर पे स्टार्ट करूंगा। सेल डिवीजन हमको पढ़ना है, सेल डिवीजन हम स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर पर, बट बिफोर दैट जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप के होते हैं या 3 टाइप के आप रख लो, मैं बाद में तीसरे वाले को पढ़ाऊंगा। अभी ये मान के चलना कि मैं मेन पढ़ाना है माइटोसिस, दूसरा है आपका मियोसिस, और टाइप का है जिसको बोलते हैं माइटोसिस। हेमाइटोसिस, ठीक है, हेमाइटोसिस। तो माइटोसिस बेसिकली मेजर सेल टाइप का बेसिकली ग्रोथ ऑफ बॉडी अकर्स बाय दिस डिवीजन और इन सम ऑर्गेनिजम्स बाय दिस, ठीक है। और मियोसिस एक स्पेशल डिवीजन, मियोसिस एक स्पेशल सेल टाइप का सेल डिवीजन है जो कि किस चीज के लिए है, इट इज ओनली फॉर गैमीट फॉर्मेशन, ये सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमको कंसंट्रेट वैसे पढ़ना तो सारे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। अभी बीच में रुकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर पे हमारे साथ माइटोसिस खत्म हो जाएगी, मियोसिस का कुछ ही पार्ट हो पाएगा, हम पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे बात होगा, ओके।